जो प्रोसीजर है उसका मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ कि भी हम स्ट्रक्चर को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक स्ट्रक्चर को एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं और उसके साथ साथ उनके नोड्स में भी डिवाइड कर देते हैं। एलिमेंट सेक्शन में मेंबर को कहते हैं, जो हमने बीम, ट्रस और फ्रेम में पढ़ चुके हैं, नोड्स भी पढ़ चुके हैं हम। और फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज को जो है ईच एलिमेंट के लिए उसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट होता है, इसी तरह टेम्परेचर भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकती है फ्लूइड के लिए। फिर उसके बाद एक हम इक्वेशंस बनाते हैं, हर मेंबर एलिमेंट के लिए इक्वेशंस बनाते हैं, और इसी तरह हम फोर्स की इक्वेशंस बनाते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनाते हैं, उन सबको कंबाइन करते हैं और पूरे स्ट्रक्चर की एक्सेप्टेंस मैट्रिक्स बनाते हैं। और फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं, वो जो अननोन डिस्प्लेसमेंट्स है उसको निकालते हैं। और जब अननोन डिस्प्लेसमेंट्स आ जाती हैं फिर उसी की मदद से हम बाकी स्ट्रेन और स्ट्रेसेस निकालते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले होता है डिस्क्रिटाइजेशन, कि भी उसकी मैशिंग करना। इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहले एक टाइप है बार, मतलब ट्रसेस वगैरह में यूज होता है, यानी 1D सिंगल बार, ये शो किया। दूसरा है प्लेट एलिमेंट्स, जिसमें आपके पास ट्रायंगुलर प्लेट एलिमेंट होते हैं और क्वाड्रिलेटरल प्लेट एलिमेंट होता है। तो इसमें आपके पास मतलब मेंबर टाइप का, मेम्ब्रेन टाइप की कोई आपके पास स्ट्रक्चर होगी 2D डायमेंशन में, इसकी सिर्फ लेंथ और विड्थ तो उसमें हम ये वाले दो टाइप के एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं। तीसरा है आपके पास टोरस एलिमेंट, यानी जब भी आपके पास ट्यूब्स हो, सिलेंडर हो, डिस्क टाइप की कोई चीज़ हो, तो उसके लिए हम ये दो टाइप की यूज करते हैं। ट्रायंगुलर भी हो सकता है, यानी उसका क्रॉस सेक्शन ट्रायंगुलर हो, और क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, यानी उसको जो क्रॉस सेक्शन है उसके 4 कॉर्नर हो। इसके साथ एक 3D डायमेंशन स्केल में टेट्राहेड्रॉन और हेक्साहेड्रॉन एलिमेंट भी यूज हो सकता है। यानी ये जो टेट्राहेड्रॉन में आपके पास 1 2 3 4 नोड्स होते हैं, जबकि हेक्सा में आपके पास जो होता है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 साइड्स होते हैं। इसमें 3 साइड्स होते हैं आपके पास। हमें एक ही ऑब्जेक्ट में एक से ज़्यादा भी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक टेम्पर्ड बार है, तो इसकी हम मैशिंग करते हैं, यानी इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तीसरा हमने इसको डिफरेंट एलिमेंट्स नोड्स में डिवाइड कर दिया। तो हम इसमें देखते हैं तो टोटल इसमें हमने इसको 18 एलिमेंट्स में डिवाइड किया, जबकि जिसके 25 नोड्स है। अगर हम नंबर 9 एलिमेंट को देखते हैं, जैसे ये है, तो इसमें कौन कौन सा नोड लगा हुआ है? 10, 11, 17 और 18। फिर इसके साथ आप ये जो नंबर है ये एलिमेंट नंबर है, और ये जो ऊपर नंबर लगे हुए ये नोडल नंबर कहते हैं, यानी इन पॉइंट्स के जो नंबरिंग है उसको कहते हैं। अब ये वाले साइड फॉर एग्जांपल अगर स्लाइडिंग साइड है, ये टेम्पर इस तरह स्लाइड करता है, यहाँ पे आके रुक जाता है, तो इसको हमने फिर इस स्लाइडिंग नोड्स लगा दिए यहाँ पे, यानी इनकी प्रॉपर्टीज में यहाँ पे मूवमेंट कर सकता है, इधर उधर मूवमेंट ये नहीं कर सकता। यहाँ पे आके इसकी जो है ना वो माइंड हो जाता है, यहाँ पे आके अपने फिक्स एंड लगा दिया कि भी इसके आगे जाके ये मूव नहीं कर सकता। अब इसमें बाकी क्या क्या चीज़ें, इसके साथ हमने नंबर 1 को ओरिजिन पे रखा हुआ है, तो इसकी मदद से हम बाकी जितने भी नोड्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। और फिर हमने लोड जहाँ पे लग रहा है वहाँ पे भी नोड्स बनाए। देखिए यहाँ पे इधर लोड्स लग रहे, तो यहाँ पे भी हमने नोड्स बना दिए। ये वाले नोड्स जो ये इक्वली डिस्टेंस पे हैं, मगर जब ये वाली नोड्स की बात करते हैं तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह हमने क्या कहते हैं पूरे स्ट्रक्चर को मैश में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप है कि भी हम प्राइमरी अननोन्स को आइडेंटिफाई करें कि भी हमारे स्ट्रक्चर में क्या प्राइमरी अननोन्स है। जिस तरह हम बीम्स या ट्रसेस में पढ़ते तो हमारे प्राइमरी अननोन्स से डिस्प्लेसमेंट्स। स्ट्रेस एनालिसिस में ज़्यादा जो होता है ना, सबसे पहले प्राइमरी अननोन तो डिस्प्लेसमेंट होता है। नोड्स में हम पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं,
हीट ट्रांसफर एनालिसिस में हम टेम्परेचर निकालते हैं नोड्स की, और फ्लूइड डायनेमिक्स में हम वेलोसिटी निकालते हैं। ये आपके पास मेन प्राइमरी अननोन्स है। इनकी मदद से फिर हम सेकेंडरी अननोन्स निकालते हैं। जैसे अगर हम डिस्प्लेसमेंट नोड्स यूज कर निकालते हैं नोड्स की, तो इसकी मदद से हम स्ट्रेस और स्ट्रेन निकाल सकते हैं। थर्ड स्टेप है इंटरपोलेशन फंक्शंस को बनाना। अब हर एलिमेंट जो है ना डिफरेंट नोड्स के साथ एसोसिएट है, सही है ना। अब हम हर एलिमेंट के लिए एक इक्वेशन बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जो उस एलिमेंट को प्रेजेंट करे। जिस तरह हम स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाते थे हर मेंबर के लिए, तो वो हर मेंबर के लिए स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाते थे, वो उसके नोड्स के साथ एसोसिएट होता था, यानी उसके साथ लिंक होता था। तो इसी तरह हम 3D में होंगे तो जाहिर बात है आपके पास उनके तमाम नोड्स के मुताबिक डिफरेंट डायमेंशंस के फंक्शन बनेगा। तो हम सबसे पहले मैशिंग करते हैं, फिर उसके बाद प्राइमरी अननोन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटरपोलेशन फंक्शंस बनाते हैं। अच्छा, हमारे पास जो 3D होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेट्राहेड्रॉन होता है, उसमें 4 नोड्स लगे होते हैं। इसी तरह ट्रायंगुलर में जो है 3 नोड्स लगे होते हैं, बार में 2 नोड्स लगे होते हैं। इसी तरह जो एक्सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर एलिमेंट्स होते हैं जो उसमें 3 नोड्स लगे होते हैं। तो हर इसी तरह आपके पास हेक्सागोन में 6 साइड होते हैं मगर 8 नोड्स होते हैं। तो मुख्तलिफ शेप्स के मुख्तलिफ नंबर ऑफ नोड्स होते हैं, उसी के मुताबिक उनकी इक्वेशन बनती है या फंक्शंस बनते हैं। फोर्थ स्टेप है कि भी हम एलिमेंट इक्वेशंस बनाए, मतलब फोर्स की इक्वेशन बनाते हैं और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जो हम बनाते थे, ये चीज़ें हम बनाए। तो हीट कंडक्शन एनालिसिस में हम थर्मल फोर्स और टेम्परेचर की इक्वेशन बनाते हैं। इसी तरह फ्लूइड मैकेनिक्स में हम प्रेशर और वेलोसिटी की इक्वेशंस बनाते हैं। 5वां स्टेप है कि भी डिराइव ओवरऑल स्टिफनेस इक्वेशन, कि भी हम पूरे स्ट्रक्चर की एक स्टिफनेस इक्वेशन बनाए। सिमिलरली जिस हम सवाल करते थे न्यूमेरिकल्स कि पहले K1 निकालते थे, फिर K2 निकालते थे हर मेंबर के लिए, फिर उसके बाद एक K निकालते थे पूरे स्ट्रक्चर के लिए, मतलब तमाम के तमाम को हम प्लस कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसमें भी हम सारे के सारे को प्लस करते हैं। इसमें जो कॉमन होंगे उनको हम ऐड करेंगे, जो कॉमन नहीं हो उसको इसी तरह लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसकी हम बात करूँ, एग्जाम्पल लेते हैं, इसके टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, और टोटल 5 नोड्स हैं। हर नोड एक्स और वाई में मूव कर सकता है। तो टोटल मतलब आपके पास डिग्री फ्रीडम्स कितने होंगे, 10 बाई 10 की आपके पास स्टिफनेस मैट्रिक्स बनेगी पूरे स्ट्रक्चर की। हम एलिमेंट नंबर 1 की बात करते हैं तो इसके साथ 1 2 3 4 5 6, तो इसका होगा 7 8, 1 2 3 4 7 8 डिग्री फ्रीडम एसोसिएट है आपके पास। तो हम इसी तरह नोड नंबर 1 के लिए, एलिमेंट नंबर 1 के लिए 1 2 3 4 7 8 की मैट्रिक्स बना लेते हैं, तो बाकी उसमें हम 0 डाल देंगे। हम जब मैट्रिक्स बनाते तो हम सिर्फ यही वैल्यूज लिखते थे और बाकी को लिखते ही नहीं थे। अगर आप 10 बाई 10 की टोटल आपके पास 10 डिग्री फ्रीडम है पूरे स्ट्रक्चर की, तो हम 10 बाई हर एलिमेंट के लिए 10 बाई 10 का मैट्रिक्स बनाएंगे। जो नहीं होंगे उसके लिए हम वैल्यू 0 डाल देंगे। इसे अगर हम एलिमेंट नंबर 2 की बात करते हैं तो इसके साथ कौन कौन सी डिग्री फ्रीडम एसोसिएट है, 3 4 5 6 7 8। तो 3 4 5 6 7 8 की हमने मैट्रिक्स बना दी। इसी तरह नोड नंबर 3 नोड नंबर 4 के लिए बना दी। तो फिर हमने इसी तरह फोर्स मैट्रिक्स बना दिए, तो फिर उसको हम आखिर में प्लस कर देंगे। एक एग्जांपल यूज की हमने बनाई है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये स्टिफनेस मैट्रिक्स बनता है स्ट्रक्चर का, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास 3 4 5 नॉन है, उनकी वैल्यूज ये है। तो आपके पास ये जो है फोर्स मैट्रिक्स है, तो आप इसमें से अननोन डिस्प्लेसमेंट निकालें। ये लास्ट स्टेप है कि भी अननोन डिस्प्लेसमेंट्स निकालना है। तो वो किस तरह कि भी हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे नॉन और अननोन के दरमियान, फिर उसके बाद वर्टिकल लाइन लगाएंगे भी जितने एलिमेंट्स यहाँ पर आए जाते हैं। अब कितने एलिमेंट्स लगे, 2, तो 1 2 के बाद एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे। तो इससे हम फिर इसको निकाल सकते हैं, जिसमें पहले भी कर चुके हैं। तो प्राइमरी अननोन जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं
सेवन स्टेप है कि भी सेकेंडरी एलिमेंट्स को निकाल। सिक्स स्टेप में आपने, अब ये सिक्स स्टेप है, इसमें आपने क्या कहते हैं प्राइमरी एलिमेंट्स निकाल दिए थे। सेवंथ में उसी प्राइमरी एलिमेंट से हम सेकेंडरी एलिमेंट्स निकाल। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट अगर आ गई, इसकी मदद से हम स्ट्रेन निकाल सकते हैं, और स्ट्रेन अगर आ गया तो हम उसकी मदद से स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं। लास्ट स्टेप है कि भी डिस्प्ले करना, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। इसके दो फॉर्म होते हैं, या तो हम टेबुलर फॉर्म में करते हैं या ग्राफिकल डिस्प्ले करते हैं। टेबुलर की टेबल बना के हम डिस्प्लेसमेंट वगैरह की वैल्यू बता देते हैं। ग्राफिक्स में दो टाइप के हैं, ये कंटूर बनाए, दूसरा एनिमेशन करें। कंटूर मतलब जिस तरह आपने टैब वगैरह में देखा होगा कि स्ट्रेसेस वगैरह के कंटूर्स बन जाते हैं। अब ये रेड कलर शो करते हैं कि भी यहाँ पे स्ट्रेसेस ज़्यादा है, और ब्लू कलर शो करते हैं कि भी स्ट्रेसेस यहाँ पे कम है। उसमें एनिमेशन में क्या करते हैं, जिस तरह आपने ये टैब जैसे ऐप में देखो, हम स्टार्ट एनिमेशन करते हैं कि लोड लगने की वजह से आपके पास ये मोशन शो करे भी किस तरह आपके पास बीम या कुछ भी मूव करेगा। कंप्यूटर की बात करते तो इसमें सिर्फ तीन स्टेप्स हैं। पहला है प्री प्रोसेसिंग, यानी हम पहले मॉडल बनाते हैं, लोड्स डिफाइन करते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स डिफाइन करते हैं, जिसका हमने ई टाइम में किया। क्या आप ई टाइम में इतना कम्प्लेक्स नहीं बनाते, सिर्फ मॉडल बनाते हैं, ग्रिड बनाते हैं, फिर उसके बाद लोड्स डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद कॉन्स्ट्रेंट्स डिफाइन करते हैं जॉइंट्स पे। थर्ड स्टेप होता है आप एनालाइज करते हैं, वो फिर खुद ही असेंबली करता है, इक्वेशंस को सॉल्व करता है और आपके पास एनालाइज करता है। वो थर्ड स्टेप होता है कि भी आप डिस्प्ले कराएं रिजल्ट्स, कि भी आपको क्या चाहिए। तो ये सारे आपने ई टैब्स वगैरह में कर चुके हैं। ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, तो इसके एडवांटेजेस ये है कि भी इजीली आप इसको कर सकते हैं, अपने पीसी को भी रन कर सकते हैं और पैसे भी कम लगते हैं। तो आपके पास जब कंप्यूटर में भी कर रहे हो आप कहीं पे भी, तो आपके पास कम से कम जो है ना कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करने सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई करें। दूसरा है कि भी कंपैटिबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करें। एग्जाम्पल ये एक स्ट्रक्चर है, इस पर लोड लगा, डिफॉर्म शेप्स ये आई, तो अब ये जो है ना ये कॉमन नोड है कहीं ना ये, तो अगर इस कॉमन नोड की इसके साथ भी ये कॉमन और इसके साथ भी कॉमन है, ए और बी दोनों, ये बी है ना, ये ए नोड है, ये बी नोड है, ये इन दोनों के साथ कॉमन है। अब इसके जब हम डिस्प्लेसमेंट निकाले तो इसके डिफरेंट आए, और इसके ये डिस्प्लेसमेंट निकाले तो इसके डिफरेंट आए, तो इसका मतलब ये इनकम्पेटेबल हमने मॉडल बनाया हुआ है। यानी इन दोनों को एज अ सेम नोड नहीं लिया, सेम नोड नहीं लेंगे तो इस तरह ये डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। तो हमने इस तरह स्ट्रक्चर बनाया कंपेटेबल हो। थर्ड ये कि कॉन्स्टिट्यूटिव कंडीशन को यूज़ करें, मतलब लोड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, मगर एक हद आती है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट ख़त्म हो जाती है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट उस तरह शो नहीं करता जिस तरह लोड का, बल्कि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रही होती है। तो इसको भी हमने काउंटर करना है अपनी फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस में। थर्ड के बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। एक एग्जांपल दिए कि ये ब्रिज था आपके पास, अर्थक्वेक से पहले अर्थक्वेक आया तो ये टूट गया, तो फिर अब ये क्यों टूटा है इसका हमें पता नहीं लग रहा था, तो फिर हमने फाइनाइट एलिमेंट मॉडल बनाया पूरे स्ट्रक्चर का और सिग्नल लोडिंग उस पर लगाई, तो फिर हमें पता लग गया कि ये क्यों टूटा, तो ये और कहाँ पे टूटा है। तो सिग्नल लोडिंग से कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे एक्चुअल लोड लगे, उसका एक्चुअल डिस्प्ले हमें पता लग जाती है।